हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल एजुकेशन एप्रिसिएशन। हम लोग लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे थे और पिछले लेक्चर में हमने लाइफ प्रोसेसेस में रेस्पिरेशन को देखा था और रेस्पिरेशन में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने पढ़ लिया था। इस वीडियो लेक्चर में हम प्लांट में रेस्पिरेशन के प्रोसेसेस को पढ़ने वाले हैं। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है जिसमें O2 और CO2 के बीच में एक्सचेंज होता है। The exchange of O2 with the atmospheric CO2 is called respiration. इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं प्लांट में कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस किस तरह से होते हैं। आइए शुरू करते हैं प्लांट में रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, पौधों में श्वसन। सेम प्रोसेस होता है। जो प्रोसेस हम लोगों के अंदर होता है, बस हम लोगों में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है वो अलग होता है और प्लांट्स में ये रेस्पिरेशन अलग तरीके से होता है। हम लोगों में नॉस्ट्रिल्स होते हैं, फिर फेरिंग्स होते हैं, लैरिंग्स होते हैं, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, फिर एल्वियोलाई। और इसमें रेस्पिरेशन के प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, सिर्फ साइटोप्लाज्म में भी हो सकते हैं। बस प्लेसेस डिफरेंट होते हैं, बाकी प्रोसेस जो होता है रेस्पिरेशन का वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम होता है। और वो प्रोसेस है ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ O2 टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। यानी कि O2 के प्रेजेंस में फूड का ऑक्सीडेशन हो, जिसके फलस्वरूप एनर्जी रिलीज हो, इसी को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। यही प्रोसेस होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो है, सबसे पहले रेस्पिरेशन को एक थोड़ा सा इलोबरेट करके पढ़ लेते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल, ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल, ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल with the help of O2 within the cell। सेल के अंदर की प्रोसेस होती है ये, इसीलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये भी एक डिफिनेशन हो गई रेस्पिरेशन की। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 विद एटमॉस्फेयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद CO2 इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। स्पेशली इट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन बिकॉज इट इज ए सेलुलर फिनोमिना। लेकिन ये भी कहना कि ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ O2 विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन गलत नहीं होगा, क्योंकि यही प्रोसेस है जो मेन प्रोसेस होती है और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में लगभग सेम होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल ही होता है। जो प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। ये हो गई बात रेस्पिरेशन के बारे में। अभी जो प्लांट है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पे दो तरह का होता है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आप कह सकते हैं। रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के आधार पे दो तरह का होता है। एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनएरोबिक, यानी कि इसको ऑक्सी श्वसन बोलते हैं और इसको अनाक्षी श्वसन बोलते हैं। सबसे पहली बात है, इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ O2 में होती है। प्रेजेंस ऑफ O2 यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये O2 यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। और इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ O2 में होती है। एब्सेंस ऑफ O2 यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है और एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। दूसरा पॉइंट, ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है।
कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, भोजन पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसके अंदर जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी की सारी एनर्जी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो एनेरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनेरोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल होता है। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल होता है एनेरोबिक रेस्पिरेशन में। तीसरा पॉइंट अगर देखें, प्रोवाइड मच मोर एनर्जी। प्रोवाइड मच मोर एनर्जी। प्रोवाइड मच मोर एनर्जी। और एनेरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो प्रोवाइड लेस एनर्जी। प्रोवाइड लेस एनर्जी। लेस देन 7% ऑफ टोटल फूड। यानी कि हमारे फूड में अगर 100% एनर्जी है तो फूड से सिर्फ और सिर्फ 7% एनर्जी तक ही रिलीज हो पाती है एनेरोबिक रेस्पिरेशन में, और एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड का हम लोग 100% एनर्जी रिलीज कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है, प्रोड्यूस H2 यानी कि ऑक्सीजन बनती है और इसमें डोंट प्रोड्यूस H2O। इसमें H2O का फॉर्मेशन नहीं होता है। फिफ्थ पॉइंट, रिलीज CO2 रिलीज होती है। इसमें CO2 रिलीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। एनेरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है इसमें CO2 रिलीज भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। मे बी और नॉट रिलीज ऑफ CO2। ये है सारे पॉइंट्स एरोबिक और एनेरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। अभी आपने एरोबिक और एनेरोबिक यानी कि ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में डिफरेंस देखा। प्लांट के रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस में और ह्यूमंस के रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस में थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ही डिफरेंस होता है। हम लोगों में रेस्पिरेशन लंग के द्वारा होता है, जो ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वो लंग्स होते हैं और एयर पैसेज होता है। एयर पैसेज में नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई होती है। और उसके बाद में लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, जहां पे CO2 अंदर यानी CO2 बाहर निकालने के लिए फेफड़े के अंदर ले ली जाती है और फेफड़े के एल्वियोलाई से O2 को ब्लड स्ट्रीम में दे दिया जाता है और ब्लड के माध्यम से वो सेल्स तक पहुंचता है, जहां पे भोजन का ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी रिलीज होती है और CO2 भी रिलीज होती है उसी के साथ। और वही CO2 दोबारा हमको बाहर निकालने के लिए O2 फिर से इनहेल करना पड़ता है। यही प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की। अब हम लोग एरोबिक और एनेरोबिक रेस्पिरेशन में के रिएक्शन को देखते हैं। सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन में मैंने आपको पहले ही बताया कि एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ O2 में होती है। इसमें मच मोर एनर्जी रिलीज होती है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल होता है, CO2 प्रोड्यूस हो सकती है, CO2 रिलीज हो सकती है, H2O प्रोड्यूस हो सकता है। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन के 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस। दूसरा स्टेप होता है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। थर्ड स्टेप होता है क्रेब्स साइकिल। और फोर्थ स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम।
ये भी आप डिफरेंस में लिख सकते हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें सिर्फ एक ही प्रोसेस होती है, वो है ग्लाइकोलिसिस, और बाकी ये 3 स्टेप्स जो है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में नहीं होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है इसके 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इन चारों स्टेप्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस ही होती है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल होता है। कैसे होता है ये भी देख लेते हैं। इसका जो केमिकल रिएक्शन बनेगा वो इस तरह से होगा, C6H12O6 + 6O2। हम लोग जब भोजन ग्रहण करते हैं तो डाइजेशन प्रोसेस के दौरान डाइजेशन में जो फूड होता है वो अपने सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। यानी कि अगर हमने कार्बोहाइड्रेट खाया तो कार्बोहाइड्रेट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ग्लूकोज, तो वो ग्लूकोज में ब्रेक हो जाएगा। यही होता है एब्जॉर्प्शन। जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है डाइजेशन प्रोसेस के दौरान वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट का ही होता है। हम लोग भोजन को इसीलिए तो पचाया जाता है, पचाने की प्रोसेस यही होती है कि जो बड़ा सा फूड मॉलिक्यूल है उसको स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल में ब्रेक किया जाए, इसीलिए ये कैटेबॉलिक प्रोसेस भी होता है। कैटेबॉलिक प्रोसेस उसको बोलते हैं जिसमें बड़े से मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है, और एनाबॉलिक प्रोसेस उसको बोलते हैं जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल को बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस जिसमें C6H2O + 12H2O मिला करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जाता है। यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर के बड़े मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं, तो ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस हो जाती है। डाइजेशन में हम लोग फूड को जो कि एक बड़ा मॉलिक्यूल है उसको छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस हो जाती है। रेस्पिरेशन में हम लोग जो फूड है या जिसको हमने एब्जॉर्ब किया है जिस फॉर्म में उसको और भी तोड़ते हैं, ये भी कैटाबॉलिक प्रोसेस हो जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट और मेनली कार्बोहाइड्रेट ही रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है, यानी कि ज्यादातर भोजन में हम लोग कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं, तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। हम लोग प्रोटीन्स, फैट भी लेते हैं, लेकिन प्योर प्रोटीन और प्योर फैट को कभी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में नहीं लिया जा सकता। रेस्पिरेशन के जो प्लांट्स रेस्पिरेशन प्लांट फिजियोलॉजी है, आप फर्स्ट ईयर के चैप्टर में इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। आप फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो C6H12O6 + 6O2 इसको बोलते हैं ग्लूकोज, और ये है ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज में अब हमने रेस्पिरेशन को इनहेल किया, प्लांट में ही मान लेते हैं कि स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन गैस अंदर गई, और इस ऑक्सीजन गैस अंदर जाने के बाद ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे, और ये ब्रेक हो जाता है 6CO2 + 6H2O + एनर्जी। और ये एनर्जी कितनी होती है? ये होती है 673 kcal, या आप इसको इतना भी कह सकते हैं कि 36 ATP। ये बहुत ही ज्यादा एनर्जी होगी। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 36 ATP हमको मिलती है, और इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको, ये एरोबिक रेस्पिरेशन का है केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ये हो गई बात एरोबिक रेस्पिरेशन की। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में 4 स्टेप्स इन्वॉल्व, ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है O2 के प्रेजेंस में, और ये ब्रेक हो जाता है CO2 और H2O में, और हमको देता है एनर्जी। एनर्जी कितनी होती है? 36 ATP, यानी कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से हमको 36 ATP प्राप्त होती है। अब बात करें अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की, एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में पहले ही हमने बात कर लिया है, डिफरेंस हमने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को पहले ही देख लिया है। अगर इसमें स्टेप्स की बात करें तो एक ही स्टेप इन्वॉल्व होती है, वो है ग्लाइकोलिसिस। एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप इन्वॉल्व होती है, वो है ग्लाइकोलिसिस।
ये O2 के एब्सेंस में होता है। CO2 गैस प्रोड्यूस भी हो सकती है, नहीं भी प्रोड्यूस हो सकती है। जैसे एनेरोबिक रेस्पिरेशन मतलब होता है फर्मेंटेशन, किण्वन जिसको हिंदी में बोलते हैं। फर्मेंटेशन दो तरह से होता है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है उसमें CO2 गैस रिलीज होती है, लेकिन जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है उसमें CO2 गैस रिलीज नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है कि एनेरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो अगर एनेरोबिक रेस्पिरेशन की केमिकल रिएक्शन को हम लोग देखें तो इसमें होता है C6H12O6। अब चूंकि ये एनेरोबिक रेस्पिरेशन है, O2 के एब्सेंस में होगा तो O2 ले नहीं सकते, ये है ग्लूकोज। यही ब्रेक होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा और ये ब्रेक हो जाएगा 2C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस 2 ATP। ये होती है प्रोसेस एनेरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ये कन्वर्ट हो जाती है एथिल अल्कोहल। ये एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ATP एनर्जी है जो हम लोग यूज करते हैं। यही प्रोसेस होती है एनेरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस की। अब देखिए यहाँ पे हमको मिलता है 36 ATP और यहाँ पे मिलता है हमको सिर्फ और सिर्फ 2 ATP, इसीलिए इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, यानी कि भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण इस प्रोसेस में होता है। और ये जो स्टेप आप देख रहे हैं इसी को बोलते हैं अल्कोहल फर्मेंटेशन, इसी को आप बोल रहे हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है उसमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन CO2 गैस रिलीज वहां पे नहीं होती है। यही प्रोसेस है एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन के जो स्टेप्स हैं, ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन और क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसको डिटेल में पढ़ेंगे।